नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि 4 मई को सुबह से 5 राज्यों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सत्य हिंदी ने भी इसे लाइव दिखाने और जो भी नतीजे आएंगे उनके विश्लेषण के लिए एक पुख्ता बंदोबस्त किया हुआ है। आप इस पूरे लाइव प्रसारण को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, हमारी सत्य हिंदी की जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं और सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लीजिए, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है कि 4 तारीख को आप हमारे साथ होंगे। नमस्कार। 4 मई को सुबह 7 बजे से आप सत्य हिंदी पर लगातार देख सकते हैं विश्लेषण, चुनाव के नतीजे। इसे आप हमारे ऐप पर जो इसकी डिटेल्स में है उसको डाउनलोड कर लें, तो आप अपने फ़ोन में जहाँ रहें हर समय आपको नोटिस आता रहेगा, उसमें देख सकते हैं। सोशल मीडिया के लगभग हर माध्यम पर हम उपलब्ध हैं, यूट्यूब और अन्य पर, फेसबुक, ट्विटर, सब पर आप सत्य हिंदी पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप हमारे ऐप पर इन कार्यक्रमों को देखें। सुबह 7 बजे से ये उपलब्ध रहेगा और हमारे तमाम एंकर्स इसका प्रस्तुतिकरण आपको लगातार करते हुए मिलेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए सत्य हिंदी पर। नमस्कार, सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विनेश फोगाट का खुलासा, बृजभूषण मामले में मैं भी पीड़ित, गोंडा टूर्नामेंट सुरक्षित नहीं लगता। संदीप पाठक ने कहा, मुझे अभी तक एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर किया हमला, 1 की मौत और 4 बचावकर्मी घायल। भारत से जुड़ा एलपीजी टैंकर सर्वशक्ति 13 मई को विशाखापत्तनम पहुंचेगा। रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक 1 दिन पहले भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर हंगामा। पहलवान विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह मामले में रविवार को बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वे बृजभूषण शरण सिंह के यौन उत्पीड़न के 6 पीड़ितों में से एक हैं। उन्होंने गोंडा में होने वाले रैंकिंग टूर्नामेंट में सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है, क्योंकि यह टूर्नामेंट बृजभूषण के अपने इलाके और अपने कॉलेज में हो रहा है। विनेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वे लगभग 20 महीने बाद कुश्ती में वापसी करने जा रही हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के कारण उन्हें मजबूरन अपना पक्ष रखना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाने से बहुत मानसिक दबाव महसूस हो रहा है। विनेश ने कहा कि 3 साल पहले हमने बृजभूषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। 6 महिला पहलवानों ने शिकायत की थी। उन्होंने अब गोंडा में हो रहे टूर्नामेंट को लेकर शिकायत की है। बृजभूषण का जिक्र करते हुए विनेश ने कहा कि गोंडा में उसका घर है, उसका अपना कॉलेज है, वहाँ सब उनके लोग हैं। ऐसे माहौल में जाकर कुश्ती लड़ना बहुत मुश्किल है। हम पहले से ही मानसिक दबाव में रहते हैं। देश हमसे मेडल की उम्मीद करता है। विनेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टूर्नामेंट के दौरान उनके साथ कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी। महिला पहलवान ने कहा कि आज भी बृजभूषण कह रहा है कि कुश्ती महासंघ पर उसका पूरा नियंत्रण है, उसके लोग ही महासंघ चला रहे हैं। फिर भी खेल मंत्रालय या सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। अगर मैं उस प्रतियोगिता में जाती हूं तो मेरी टीम मेरे साथ होगी। अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि उन्हें अब तक पंजाब में अपने खिलाफ हुई किसी भी एफआईआर की कोई जानकारी नहीं दी गई है। संदीप पाठक ने पत्रकारों से कहा कि कल से टीवी चैनल यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि पंजाब में मेरे खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मुझे अभी तक इनके बारे में कोई औपचारिक या अनौपचारिक जानकारी नहीं मिली है। कल से ही मैं दोनों एफआईआर की कॉपी मिलने का इंतजार कर रहा हूं ताकि अपना जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि जब तक मैंने आम आदमी पार्टी में काम किया, मैंने सिद्धांतों और सदाचार के अनुसार काम किया। आज मैं बीजेपी में हूँ और सिद्धांतों और सदाचार के अनुसार ही काम करता रहूंगा। राजनीति में सफलता या असफलता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने आम आदमी पार्टी किसी निजी कारण से नहीं छोड़ी। मैंने ऐसा विचारधारा और कार्यशैली में लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के कारण किया। बता दें कि इससे पहले शनिवार को खबर सामने आई थी कि पंजाब में संदीप पाठक के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस पर बीजेपी के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी थी और इसे बदले की कार्रवाई बताया था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रविवार 3 मई को दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमलों में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई
और 4 बचावकर्मी घायल हो गए। यह हमले ऐसे समय में हुए जब हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में कमजोर युद्ध विराम के बावजूद इसराइल ने देश पर अपने हमले जारी रखे। अलग अलग बयानों में मंत्रालय ने कहा कि अरब सलीम पर हुए एक हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। वहीं शरीफा पर हुए एक अन्य हमले में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें हिजबुल्लाह से जुड़ी इस्लामिक स्वास्थ्य समिति के 4 बचाव कर्मी शामिल हैं। यह हमला उनके केंद्र के पास हुआ था। इसराइल ने रविवार को कहा कि उसने अमेरिका से लड़ाकू विमानों की 2 कॉम्बैट स्क्वाड्रन खरीदने के लिए कई अरब डॉलर की डील को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस खरीद में लॉकहीड मार्टिन से F-35 मल्टी रोल स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन और बोइंग से F-15IA युद्धक विमानों की दूसरी स्क्वाड्रन शामिल है। रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने एक बयान में कहा कि इस योजना का मकसद आने वाले दशकों तक इसराइल की हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित करना है। F-35 और F-15IA की खरीद शील्ड ऑफ इसराइल योजना का मुख्य हिस्सा है, जिसे IDF यानी इस्राएली सेना को एक स्थायी गुणात्मक बढ़त देने के लिए तैयार किया गया है। काट्स ने आगे कहा कि हमारा मिशन साफ है, यह सुनिश्चित करना कि IDF के पास कहीं भी कभी भी ऑपरेशन करने के लिए जरूरी औजार क्षमताएं और ताकत हो। समुद्री यातायात डेटा के अनुसार भारत से जुड़ा LPG सुपर टैंकर सर्वशक्ति होर्मुज चलडमरू मध्य से आगे निकल गया है। यह जानकारी शनिवार को सामने आई। जहाज की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी बयान में कहा गया कि मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा LPG वाहक जहाज MT सर्वशक्ति IMO नंबर 93505999 जिसमें 46,313 मीट्रिक टन LPG लदा है और 20 चालक दल के सदस्य, जिनमें 18 भारतीय शामिल हैं, सवार हैं, ने 2 मई 2026 को होर्मुज चलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसके 13 मई को विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट के काउंटिंग सेंटर पर मतगणना से एक दिन पहले हंगामा होने की खबर सामने आ रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के झंडे लगी 2 गाड़ियों को उस परिसर में जाने दिया गया जहां ईवीएम रखी गई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इससे पहले गुरुवार रात को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी काउंटिंग सेंटर के सामने 4 घंटे तक धरना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोग बिना अनुमति के स्ट्रांग रूम में घुस रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने उन एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज कर दिया है जिनमें असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि अनुमानों पर भरोसा करने की बजाय हमें चुनाव के असल नतीजों का इंतजार करना चाहिए। झा ने एग्जिट पोल के सैंपल साइज और उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आगे कहा कि आप एग्जिट पोल का इतिहास देख सकते हैं, आप कितने वोटरों से बातचीत कर सकते हैं, और वह भी ऐसी तीव्र राजनीतिक माहौल में। इसलिए हम सभी को कल का इंतजार करना चाहिए। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के फलता विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने के फैसले पर बीजेपी नेता अमित मालविया की टिप्पणियों का कड़ा जवाब दिया है। दरअसल दोबारा चुनाव की घोषणा के बाद अमित मालविया ने कहा था कि डायमंड हार्बर मॉडल ढह जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए अभिषेक बनर्जी, जो लोकसभा में डायमंड हार्बर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ने बीजेपी की आलोचना की और बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग को फलता से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि तुम्हारे बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके प्यादे ज्ञानेश कुमार के लिए मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब ले आओ। मैं पूरे भारत संघ को चुनौती देता हूँ। फलता आओ, अपने सबसे ताकतवर लोगों को भेजो, दिल्ली से किसी गॉडफादर को भेजो। अगर तुम में हिम्मत है तो फलता से चुनाव लड़ो। कांग्रेस ने रविवार 3 मई को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण, आदिवासी अधिकारों, पारदर्शिता और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को विस्तार से उठाया और जोर देकर कहा कि इन मुद्दों पर संसदीय मंच पर बहस होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी ने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पिछले हफ्ते ग्रेट निकोबार की बेहद प्रभावशाली यात्रा के बाद मोदी सरकार साफ तौर पर डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई और 3 दिन बाद ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना पर एक प्रेस नोट जारी किया। फिर भी 3 दिन बाद ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना पर जारी किया गया यह प्रेस नोट प्रभावित स्थानीय समुदायों, पर्यावरणविदों, मानव शास्त्रियों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज की आवाजों द्वारा उठाई गई गंभीर चिंताओं का समाधान करने में विफल रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को कहा कि अमेरिका के सामने 2 विकल्पों में से किसी एक को चुनने की स्थिति है। या तो वह कोई असंभव सैन्य कार्रवाई करे या फिर इस इस्लामी गणराज्य के साथ कोई पूरा समझौता करे।
सरकारी टीवी पर जारी एक बयान में गार्ड्स की खुफिया एजेंसी ने कहा कि ट्रंप को एक असंभव सैन्य कार्रवाई या ईरान के इस्लामी गणराज्य के साथ एक पूरे समझौते यानी बैड डील में से किसी एक को चुनना होगा। इस बयान में अमेरिका द्वारा की गई नौसैनिक नाकेबंदी के संबंध में ईरान द्वारा दी गई समय सीमा का भी हवाला दिया गया। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि ईरान का नया प्रस्ताव तनाव कम करने का एक चरणबद्ध ढांचा है। इसका मकसद तत्काल संघर्ष प्रबंधन को तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे ज्यादा जटिल और लंबे समय से चले आ रहे विवाद से अलग करना है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। अधिकारी ने कहा कि इस योजना का पहला हिस्सा तनाव कम करने के तत्काल उपायों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास के इलाकों में तनाव कम करने की इच्छा जताई है, लेकिन शर्त यह है कि वॉशिंगटन भी बदले में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करे और आर्थिक दबाव, जिसमें ईरानी तेल निर्यात पर लगी पाबंदियां भी शामिल हैं, में ढील दे। अधिकारी ने बताया कि तेहरान किसी भी ठोस बातचीत में शामिल होने से पहले आपसी विश्वास बढ़ाने वाले कदमों को जरूरी मानता है। पाकिस्तानी अधिकारी ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि ईरान समुद्री व्यापार और तेल की आवाजाही को बहाल करने के मुद्दे को परमाणु वार्ता से अलग रखना चाहता है। उसका तर्क है कि आर्थिक हालात सामान्य होने के बाद ही उसकी परमाणु गतिविधियों को लेकर कोई भी बाध्यकारी समझौता किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट परमाणु मोर्चे पर शर्तों के साथ लचीलेपन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार पर अपने रुख को दोहराते हुए भी ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमा तय करने और निगरानी के बेहतर तरीकों पर चर्चा करने की इच्छा जताई है, लेकिन यह चर्चा तभी होगी जब कोई ऐसा व्यापक समझौता हो जो पाबंदियों से ठोस राहत की गारंटी देता हो। ईरानी सांसद मोहम्मद रजा रजाई ने कहा है कि ईरान के लिए होर्मुज स्ट्रेट परमाणु हथियार से ज्यादा अहम है। मोहम्मद रजा रजाई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को संभालना और उस पर नियंत्रण करना परमाणु हथियार बनाने से ज्यादा जरूरी है। ईरान के सरकारी चैनल अल आलम टीवी के मुताबिक रजाई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण पाना ईरानी जनता की मांग है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा ईरान की संसद के एक सदस्य के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ली जाने वाली फीस का 30% हिस्सा सैन्य ढांचे को मजबूत करने में खर्च किया जाएगा। गौरतलब है कि ईरान ने कहा था कि वह होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही करने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। हालांकि बाद में अमेरिका ने यहां नाकेबंदी कर दी। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.